हेलो गाइस, वेलकम टू जीएस एडू हब। आज हम अपने इस फर्स्ट इंट्रोडक्टरी लेक्चर में एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि क्लास 7th 8th से ही इंट्रोड्यूस हो जाता है और क्लास 10th 11th 12th तक यूज में आता है, जिसमें 9th एंड 10th में ये एक बहुत ही अच्छा वेटेज रखने वाला चैप्टर बन के आता है, जिसका नाम है लीनियर इक्वेशंस। आज हम इस लेक्चर में कंप्लीट लीनियर इक्वेशंस के बारे में हर डिटेल को कवर करेंगे और मैं आपको ये अप्रूव करके देता हूँ कि इस लेक्चर के बाद आपको लीनियर इक्वेशंस के रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन कहीं से भी कलेक्ट नहीं करनी होगी। तो सबसे पहले हम अपने डेफिनेशंस पे आते हैं कि व्हाट इज लीनियर इक्वेशन। तो जैसा कि मैंने यहाँ लिख रखा है, लीनियर इक्वेशंस ये दो डिफरेंट वर्ड्स से मिलके बना है, लीनियर एंड इक्वेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले जानेंगे कि लीनियर क्या होता है। तो कोई भी ऐसा इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 हो। डिग्री 1 होना मतलब उस इक्वेशन में जो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर है, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन दैट इक्वेशन मस्ट बी इक्वल टू 1। हाईएस्ट पावर अगर 1 है या फिर उसकी डिग्री अगर 1 है तो वैसे इक्वेशंस हमेशा लीनियर कहे जाएंगे। लेकिन वो इक्वेशंस क्या होते हैं? तो इक्वेशंस एक ऐसा स्टेटमेंट है जो कि किन्हीं भी दो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस को बराबर कहने में सक्षम होता है। मैंने क्या कहा? एन इक्वेशन इज अ स्टेटमेंट दैट इज सेज दैट द वैल्यू ऑफ टू मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस आर इक्वल। एक इक्वेशन ऐसा स्टेटमेंट है जो ये कहने में सक्षम है कि दो डिफरेंट मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस की वैल्यूज बराबर हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल 2x इज इक्वल टू 5, ये भी एक इक्वेशन है जो ये कहने में सक्षम है कि जो ये 2x है वो 5 के बराबर है। यहां से एक और कंक्लूजन निकाला जा सकता है, x इज इक्वल टू 5/2। मैं ये अज्यूम करता हूं कि आपको LHS और RHS में ट्रांसपोजिशंस, जो भी ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, जो भी शिफ्टिंग्स हैं वो आती होंगी। जैसे यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन की शिफ्टिंग शिफ्ट होकर डिवीजन में जाती है, प्लस की शिफ्टिंग शिफ्ट होकर माइनस में जाती है, एंड सो ऑन। ठीक उसी प्रकार ये दूसरा इक्वेशन आपके पास ये भी लीनियर है, क्योंकि यहाँ पे पावर हाईएस्ट कितनी है? 1। यहाँ भी हाईएस्ट पावर कितनी है? 1। और यहाँ भी ये इस LHS वाले मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को इस RHS वाले मैथमेटिकल वैल्यू के बराबर कहने में सक्षम है, इसलिए इसको लीनियर इक्वेशन कहा गया। ऐसे लीनियर इक्वेशंस में हम दो डिफरेंट चीजों को यूज करते हैं, वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं? द क्वांटिटी दैट वेरी और चेंजेस अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। अगर उस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की कंडीशंस को बदल दिया जाए तो उन्हीं वेरिएबल्स की वैल्यू अगर चेंज करने लगे उनको हम वेरिएबल्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल x, y, a, b, c एटसेट्रा, जो भी हम अपने मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस में देखते हैं जहां पे x, y के टर्म्स इंक्लूड होते हैं। फॉर एग्जांपल इस इक्वेशन में 7x + 5y इज इक्वल टू 4 में x एंड y क्या हो जाएंगे? वेरिएबल्स। कांस्टेंट क्या होता है? The quantities that remain same in each and every condition are called constants. ऐसी क्वांटिटीज जो हर कंडीशन में सेम रहें, चाहे कोई भी कंडीशन हो। अगर यहाँ पे 5 ये वैल्यू शो करता है तो यहाँ भी 5 वही वैल्यू शो करेगा। ऑलवेज 5 विल बी अ कांस्टेंट। यहां तक अगर वेरिएबल्स और कांस्टेंट हमको क्लियर हो जाता है तो हम लीनियर इक्वेशन समझने लगे, वेरिएबल्स समझने लगे। हमने टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स भी समझना है। अगर किसी इक्वेशन में एक ही वेरिएबल दिया हो उसको कहेंगे 1 वेरिएबल वाला इक्वेशन। अगर किसी इक्वेशन में 2 वेरिएबल्स दिए हो उसको कहेंगे 2 वेरिएबल्स वाला इक्वेशन। अगर किसी इक्वेशन में फॉर एग्जांपल 8x + 9y + 10z इज इक्वल टू 5, तो यहां पे 3 वेरिएबल्स यूज हुए तो इसको मैं कह दूंगा 3 वेरिएबल्स वाला इक्वेशन। अब आते हैं अपने जो मेन कंसेप्ट है लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। तो आप सिंपली इसको ऐसे समझ सकते हो, कोई भी इक्वेशन अगर ax + b
इज इक्वल टू समथिंग कांस्टेंट c, ठीक है, इस फॉर्म में लिखा हुआ हो जहाँ पे कांस्टेंट चाहे जितने यूज हो जाए लेकिन वेरिएबल बस एक ही हो, वो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, वेरिएबल एक चाहिए, लीनियर चाहिए, मतलब वेरिएबल के पावर 1 हो। यहाँ तक अगर चीज़ें समझ में आई तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल समझने के लिए अगर ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के फॉर्मेट में कोई भी चीज़ लिखी हो जहाँ पे वेरिएबल्स केवल 2 यूज हो x y, तो ये 2 वेरिएबल्स, और लीनियर कैसे हुआ तो x और y के पावर्स हाईएस्ट पावर जो है वो 1 रही। यहाँ तक चीज़ें समझ में आती हैं तो हम सबसे पहले ये समझे कि लीनियर क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है, लीनियर इक्वेशन क्या होता है, उसके रिप्रेजेंटेशंस कैसे होते हैं, उसमें कैसे टर्म्स यूज होते हैं, वेरिएबल्स क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल्स के कितने टाइप्स होते हैं, लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्मेट क्या होता है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल और 1 वेरिएबल का डिफरेंट जनरल फॉर्मेट क्या होता है। अब ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल रिप्रेजेंट क्या करता है, तो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल क्या रिप्रेजेंट करेगा, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल विल ऑलवेज रिप्रेजेंट अ पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन। बहुत ध्यान से सुनिएगा, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, फॉर एग्जांपल ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है, ये हमेशा एक पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा, x बराबर 5/2 दैट इज इक्वल टू 2.5, इट इज अ पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, इट विल रिप्रेजेंट अ पॉइंट इन अ नंबर लाइन। Whereas linear equation in 2 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, उसका जनरल फॉर्मेट क्या है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल विल ऑलवेज रिप्रेजेंट अ लाइन इन एक्स वाई प्लेन। मैंने क्या कहा, एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगा किसी कार्टेशियन प्लेन एक्स वाई में, ठीक है। अब इस लाइन के बारे में भी परिचर्चा कर लेते हैं अगर ये डिस्कशन शुरू हुआ है, क्योंकि मैंने कहा लेक्चर शुरू होने से पहले कि आप अब लीनियर इक्वेशन की कोई दूसरी वीडियो नहीं सर्च करोगे, ये वन एंड द मोस्ट अमेजिंग स्टॉक कलेक्शन ऑफ दीज इक्वेशंस एंड देयर वेरिएबल्स, उसके ग्राफ्स, उसके सॉल्यूशंस, उसके टर्मिनोलॉजीज, उसके टर्म्स, उसके डिग्रीज, उसके जितने भी डिफरेंट टाइप ऑफ मैकेनिज्म इसमें इन्वॉल्व हैं, इस टाइप के जितने भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें इसी ही वीडियो से क्लियर हो जाएंगी। तो इसलिए मैं आज इस लाइन का रिप्रेजेंटेशन भी सीखना चाहूँगा। मैं कुछ इस प्रकार से इस लाइन को लिख सकता हूँ, क्या, बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू माइनस का ए एक्स, मैं लिख दिया। फिर मैंने बी वाई को कुछ इस प्रकार से भी लिख दिया, माइनस ए एक्स माइनस सी। ये शिफ्टिंग्स एंड ट्रांसफॉर्मेशन आई एज्यूम दैट इफ यू आर अबव और इन क्लास 5th देन यू मस्ट नो। उसके बाद अगर मैं y को इस प्रकार से लिख दूं कि अगर दोनों साइड b से डिवाइड कर दिया मैंने, डिवाइडिंग बाई b, तो इधर तो y होगा, इधर क्या होगा, माइनस ए एक्स बाई बी माइनस सी बाई बी, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें अगर समझ में आती हैं तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, क्या, y इज इक्वल टू माइनस कॉमन a बाई बी एक्स प्लस सी बाई बी, ये हुआ। अब देखो ध्यान से, ये इसकी फोटो कुछ इस प्रकार से दिख रही है, क्या, y बराबर एम एक्स प्लस सी। जिन भी बच्चों को दिख रही होगी वो कमेंट में जाके लिखेंगे कि सर जी हमको y बराबर माइनस ए बाई बी इंटू एक्स माइनस ए सी बाई बी की फोटो y बराबर एम एक्स प्लस सी दिखने लगी थी। कमेंट्स जरूर करेंगे आप, जरूर कमेंट में जरूर करेंगे कि सर मुझे y बराबर एम एक्स प्लस सी दिखता था। अगर दिख रहा होगा तो वो सारे बच्चे m की वैल्यू और c की वैल्यू कमेंट में लिखेंगे। क्या करेंगे, m और c की वैल्यू कमेंट में लिखेंगे, ठीक। अब m और c की वैल्यू कमेंट में लिखते ही मैं उसके एक स्टेप आगे जाता हूं, मैं कमेंट सेक्शन जरूर चेक करूंगा। अब मैं इसका रिप्रेजेंटेशन देखता हूं, y बराबर एम एक्स प्लस सी का, क्योंकि ये जनरल इक्वेशन हो गया, जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। वेरी गुड, जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करेंगे, तो कुछ इस प्रकार से करेंगे। ये हमारे पास x एक्सिस रही, ये हमारे पास y एक्सिस रही, ठीक है, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। तो कोई भी एक ऐसी लाइन, ठीक, क्या कही जाएगी, तो सर y बराबर एम एक्स प्लस सी कही जाएगी। कब कही जाएगी, ध्यान से सुनिएगा, कब कही जाएगी, ध्यान से सुनिएगा। ये अगर इंटरसेप्ट कट करती है c का,
इंटरसेप्ट कट करती है सी का, और अगर ये एक स्लोप बनाते चली जाती है कितने का, एम का, तो उसको कहेंगे y बराबर एम एक्स प्लस सी। तो सर ये y बराबर एम एक्स प्लस सी में m नया टर्म आया, ये बता दीजिए। तो m कुछ भी नया नहीं है, ये x एक्सिस के ही पैरेलल लाइन एक ड्रॉ करिए और इस लाइन को चेक कर लीजिए कि x एक्सिस से कितना थीटा बनाता है। ठीक है, कितना थीटा बनाता है x एक्सिस से। किससे चेक करना है, x एक्सिस से। किस डायरेक्शन में चेक करना है सर, तो एंटी क्लॉकवाइज में। आप चेक करोगे कि कितना थीटा बनाता है और उसका tan ले लेंगे। क्या लेंगे सर, tan थीटा, वो क्या मिल जाएगा, m, और इसको हम बहुत प्यार से स्लोप कहते हैं, हिंदी में इसको ढाल भी कह देते हैं। ये चीज़ें अगर समझ में आई हों, अगर यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो, तो मैं इसके आगे वाले में ये जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हैं, ये क्लास 10th में आपको सॉल्यूशंस करने सीखना है कि कैसे कैसे 2 वेरिएबल के 2 इक्वेशन दिए हुए हैं तो उसको सॉल्व किया जा सकता है। तो उसके डिफरेंट मेथड्स हैं, वो मैं अगले इसके सेकंड पार्ट में ही, जो कि इसी वीडियो के कंटिन्यूएशन में मिलेगा, उस पर अभी आपको डिस्कस कर देता हूँ। थैंक यू सो मच। अभी तक के लेक्चर में हमने देखा कि कैसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हम एक स्ट्रेट लाइन में, जो कि जनरल फॉर्म y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी पे रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसके सॉल्यूशंस कैसे हो सकते हैं, उनको ग्राफिकली और उनके कोफिशिएंट्स को कंपेयर करके बताएंगे। सबसे पहले, अगर कोई भी 2 स्ट्रेट लाइन गिवन है, फॉर एग्जाम्पल a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, तो अगर ये किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हुए जाती है, तो एक जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वहां पे ये सोल्यूशन दे रही है। अगर ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, इसका मतलब कि ये नॉन पैरेलल लाइन है और हमेशा एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। फिर इसको कहीं भी आप आगे बढ़ा लीजिए, ये कहीं आगे जाकर के इंटरसेक्ट नहीं कर सकती है, और इसलिए ये एक यूनिक सोल्यूशन देगी। और अगर यही इसके कोफिशिएंट्स के कंपैरिजन की बात करूंगा, तो a1 by a2 विल नेवर बी इक्वल टू b1 by b2। ठीक, वहीं दूसरा केस हमारे पास मिलता है कि अगर ये 2 स्ट्रेट लाइंस पैरेलल जा रही हैं, मतलब इनके बीच की दूरी हमेशा कांस्टेंट है, तो ये कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। और जब कोई इंटरसेक्शन नहीं होगा, क्योंकि हमको पहले से पता है कि जहाँ कट मिलेगा, जहाँ इंटरसेक्शन मिलेगा वही सोल्यूशन है, तो यहाँ नो सोल्यूशन मिलेगा क्योंकि कभी आगे कट नहीं कर सकती। इसके अगर कोफिशिएंट्स की कंपैरिजन की बात होगी, तो a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2, बट इसके कांस्टेंट टर्म्स हमेशा इन दोनों के बराबर नहीं होंगे। अभी मैं इसको एग्जांपल के तहत बताऊंगा तो ये चीजें और ज्यादा क्लियर होंगी। थर्ड केस कैसा मिलता है कि ग्राफिकली अगर दोनों लाइन एक दूसरे के ओवरलैप करती है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स ये कट करेंगी, और इसलिए ये ओवरलैपिंग लाइन्स हमेशा इनफाइनाइट सॉल्यूशंस देंगी। और इनके कंपैरिजन के लिए a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2 का सीन होता है। चलिए, यहाँ तक चीज़ें समझ में आई अगर, तो मैं एग्जाम्पल के साथ ये चीज़ें क्लियर करता हूँ। जैसे कोई 2 नॉन पैरेलल लाइन में ले लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ, आपके पास एक लाइन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, एंड दूसरी लाइन ले लेता हूँ x माइनस वाई इज इक्वल टू 7। ठीक है, ये 2 लाइंस मेरे पास हैं। अब यहाँ पे अगर मैं कंपैरिजन करूंगा, तो यहाँ पे a कितना है, a1 इज इक्वल टू 1 के बराबर, यहाँ a2 इज इक्वल टू 1 के बराबर, लेकिन b1 1 के बराबर, b2 माइनस 1 के बराबर। तो यहाँ से कंपैरिजन करूंगा तो a1 by a2 विल नॉट बी इक्वल टू b1 by b2, और ये केस फॉलो होते ही ये यूनिक सोल्यूशन देगा, यूनिक सोल्यूशन दे देगा। यूनिक सोल्यूशन का अर्थ क्या है कि किसी एक पॉइंट पे ही कट करेगा। यूनिक सोल्यूशन का मतलब कि एक x और y ही सोल्यूशन मिलेंगे। चलिए, ये समझ में आते ही मैं पैरेलल वाला केस डिस्कस करता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर एक लाइन है आपके पास x प्लस वाई बराबर 10 और दूसरी लाइन है x प्लस वाई बराबर 5, x प्लस वाई बराबर 10 और x प्लस वाई बराबर 5 2 डिफरेंट लाइन्स हैं, तो यहाँ a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2, क्योंकि ये सब 1 है। इसके कोफिशिएंट्स कंपेयर करते ही 1 by 1 इज इक्वल टू 1 by 1, बट डज नॉट इक्वल टू 10 by 5, दैट इज c1 by c2। ठीक है, ब्रैकेट में लिख भी देते हैं c1 by c2 के बराबर नहीं है। तो ये क्या करेंगे सर, ये पैरेलल लाइंस को फॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि ध्यान से देखिए तो ये कोफिशिएंट्स बहुत कुछ कहते हैं। यहाँ पे y बराबर mx प्लस c में m क्या बताता था, उसका स्लोप, वो किस चाल पे जा रहा है। अगर इसका भी स्लोप वही है
mx में इसका भी स्लोप वही है, यहाँ y वाले का भी स्लोप वही है, यहाँ भी स्लोप वही है, तो उसकी डायरेक्शन तो कुछ एक ही दिशा में अलाइंड हो गई y और x की। दिक्कत कहाँ होगी सर, जो उसके कांस्टेंट टर्म्स हैं उनके बीच में, जैसे c कट कर रहा था, यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये c कट कर रहा था, c, ये c में चेंज आ गया, और c में चेंज आते ही वो दोनों लाइंस थोड़ी सी डिफर कर गई, और ये डिफर करते ही इन दोनों के बीच में एक डिफरेंस आया जो कभी कट नहीं हो सकता। थर्ड एग्जाम्पल अगर मैं देखूं तो अगर मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ x प्लस वाई बराबर 5 और यहीं लिख देता हूँ 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, तो सारे बच्चे समझ पा रहे होंगे कि ये दोनों लाइंस तो लगभग सेम है, ठीक है। इनके कोफिशिएंट्स भले ही अलग हैं लेकिन लाइन सेम है, तो कोफिशिएंट्स अलग होने के बाद भी इनके रेशियोज हमेशा सेम आएंगे। इसका मतलब a1/a2 विल बी इक्वल टू b1/b2 एंड विल बी इक्वल टू c1/c2। नर्वसनेस मेरे वीडियो में झलक रही होगी, बट फिर भी ये सारी इक्वेलिटीज को हम फिर से एक बार इस इक्वेशन में देखेंगे तो 1/2 इज इक्वल टू 1/2 is equal to 1/2 and hence it is overlapping line which will give infinite number of solutions। तो ये तो हमको अभी तक ये समझ में आया कि सर सॉल्यूशंस क्या होंगे, कैसे होंगे, कितने होंगे, कब होंगे, कैसे फोटो बनेगी उसकी। सर कभी फोटो कट रही होगी, कभी फोटो दोनों एक साथ चल रही होंगी रेल की पटरी की तरह, और तीसरी फोटो में एक के ऊपर एक होंगे। सर इसके इक्वेशंस कैसे कंपेयर करेंगे, तो a1/a2 और b1/b2 बराबर ही नहीं होगा, वो तो काट के चले जाएंगे एक दूसरे को। यहाँ पे a1/a2 और b1/b2 सर बराबर तो रहेंगे, लेकिन बीच में एक कांस्टेंट दूरी डिफर करेगी, वो c1 और c2 बराबर नहीं होने देगी। लेकिन ये तो सर लगभग सेम लाइंस हैं, और इसलिए a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। अब मैं इसी वीडियो का जो लास्ट पार्ट है उसमें सॉल्विंग द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जिसके 3 डिफरेंट मेथड्स हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, उसको डिस्कस करूंगा। तो अगर अभी तक का सारा पार्ट क्लियर है तो आप कमेंट में जाके लिखोगे सर पार्ट 1 एंड पार्ट 2 कंप्लीटली क्लियर, और आपको पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा, सबसे ज्यादा कौन सा पार्ट अच्छे से समझ में आया, ऐसा कौन सा पार्ट था जो आप पहले नहीं जानते थे अब नया सीखे हो, ऐसा कौन सा पार्ट था जहां पे मेरी हैंडराइटिंग गंदी हुई हो, सॉरी फॉर दैट, बट आप उसको जाकर के कमेंट में जरूर लिखेंगे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 का बोथ। अब हम इस वीडियो के लास्ट पार्ट में हैं जहां पे हम सॉल्विंग ऑफ लीनियर इक्वेशंस को समझेंगे। उसके पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को रिवाइज भी करेंगे। सबसे पहले कोई भी एक लीनियर इक्वेशन जो कि एक वेरिएबल में है हमेशा एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। किस पे सर, तो नंबर लाइन पे। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कोई भी लीनियर इक्वेशन जो कि 2 वेरिएबल्स में है वो हमेशा एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, किस पे सर, एक्स वाई प्लेन में। और सबसे तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोई भी लीनियर इक्वेशन जो कि 3 वेरिएबल्स के टर्म में है वो हमेशा एक प्लेन को रिप्रेजेंट करेगा, किसमें सर, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम में। अब हम आते हैं अपने मेथड्स ऑफ सॉल्विंग ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ये फर्स्ट वीडियो है और इस पे प्लीज 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 जितना ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो का कौन सा पार्ट अच्छा लगा। अगर वीडियोस हेल्पफुल होंगी तभी मैं इस चैनल पे ढेर सारे कंटेंट को आपके लिए बहुत इजीली अवेल कराऊंगा जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। चलिए, सबसे पहला मेथड मैं सिखाता हूँ आपको, सब्स्टिट्यूशन मेथड। बहुत ज़्यादा दिनों से आपने सबने सुना होगा कि क्लास 8th में, 9th में, 10th में हमेशा यूज़ में आता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड नाम से ही क्लियर है कि किसी भी एक वैल्यू को किसी दूसरे वैल्यू में सब्स्टिट्यूट करना। सब्स्टिट्यूट करना मतलब कि उसको रिप्लेस करके अब x को y से रिप्लेस कर सकते हैं एंड वाइस वर्सा, ठीक है, वाइस वर्सा। किसी को किसी से रिप्लेस करिए, एक वेरिएबल में उस इक्वेशन को बनाइए और उसके बाद उसको सॉल्व कर लीजिए। तो चलिए मैं फर्स्ट इक्वेशन से ही शुरुआत करता हूँ। 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 दे रखा है। अगर मैं यहां से y की वैल्यू निकालूं, y की वैल्यू, या फिर बहुत सिंपल माइनस वाई की वैल्यू निकाल देता हूं, क्या होगा, 3 माइनस 2x। ये समझ में आया, y इज इक्वल टू माइनस वाई इज इक्वल टू 3 माइनस 2x। अब ये सेकंड इक्वेशन में मैं इसी माइनस वाई की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर दूंगा, इसको यहां सब्सटीट्यूट कर दूंगा। कैसे करूंगा सर, 4x और यहाँ माइनस वाई है, माइनस वाई की जगह क्या रख सकता हूँ, प्लस का 3 माइनस का 2x, और इज इक्वल टू कितना होना चाहिए सर, 5 के बराबर। अगर मैं इसको सॉल्व करने चलूँ तो 4x माइनस 2x दैट विल गिव अस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 5। अगर ये 3 इधर ट्रांसपोज करता हूँ तो 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2, देयरफॉर 2x इज इक्वल टू 2 एंड x विल बी इक्वल टू 1। अब अगर x इज इक्वल टू 1 है तो इस वैल्यू को यहाँ अगर मैं पुट कर देता हूँ तो माइनस वाई विल बी इक्वल टू 3 माइनस 2 इंटू 1 that is equal to 3 minus 2 and 3 minus 2 will always give it 1, therefore y is equal to कितना हो जाएगा, माइनस का 1। ये हो गया हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। मुझे लगता है आपको क्लियर है। अगर क्लियर होगा तो ज़रूर से एक बार
कमेंट में ज़रूर सेक्शन में क्लियर करें कि सर ये मुझे एकदम प्रॉपर समझ में आया सब्स्टिट्यूशन मेथड। दूसरे मेथड पे आते हैं जो कि एलिमिनेशन मेथड है, लेकिन ये एक बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, इसका कुछ अलग ही सोल्यूशन है इसलिए, और ये आपके क्लास 10th के एनसीईआरटी में दे रखा है, क्लास 10th, इसलिए मैंने इसको डिस्कस करना चाहा। बाकी इसके मेथड पे ही आप दूसरे क्वेश्चंस को भी लगा सकते हैं। देखिए कैसे, कुछ ध्यान से अगर आप देखेंगे तो इन दोनों के बीच में रेशियोज कहीं ना कहीं बराबर दिख रहे हैं, ठीक है, और ये सी वाले कांस्टेंट टर्म्स के बीच में रेशियोज बराबर नहीं दिख रहे हैं। तो ये किस सीन में होता था सर? ऐसा कब होता था? अगर आप याद करें तो ऐसा तभी होता था जब सर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 होता था, लेकिन c1/c2 उसके बराबर नहीं होता था। ये केस था सर पैरेलल लाइंस का, ठीक है। आइए एक बार फिर से एलिमिनेशन मेथड को ही हम चेकआउट करते हैं। कैसे? अब यहाँ पुट करेंगे अगर हम, तो 2/4 इज इक्वल टू 3/6। बिल्कुल सर, ये 1/2 के बराबर है, लेकिन ये कभी भी 8/7 के बराबर नहीं है। तो ये पैरेलल लाइन से, इसका मतलब सर इसके नो सोल्यूशन होंगे। क्या होंगे सर? नो सोल्यूशन। इसके होंगे सर नो सोल्यूशन। तो मैं क्या कर सकता हूँ सर? एलिमिनेशन मेथड को इसी क्वेश्चन पे फिर से क्लियर कर देता हूं। आपके पास क्या दे रखा है? 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। दूसरे टर्म में क्या दे रखा है? 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या मिलेगा मुझे? ध्यान से देखिएगा, सब्ट्रैक्ट करते ही साइन चेंज, ये यहां से कैंसिल हो जाएगा सर, और ये माइनस का 2x विल ऑलवेज गिव -5 + 3 माइनस का 2, ये कट के क्या देगा सर मुझे? x इज इक्वल टू 1, और फिर ये x इज इक्वल टू 1 कहीं भी सब्स्टिट्यूट। तो हम एलिमिनेशन मेथड को सब्स्टिट्यूशन मेथड वाले क्वेश्चन से ही समझते हैं। इस वाले क्वेश्चन में मैंने दिखाया कि ये दोनों के रेशियोज बराबर थे, जबकि कांस्टेंट टर्म के रेशियोज बराबर नहीं थे, और जिसके वजह से ये पैरेलल लाइंस मिल रही थी जो कि कभी सोल्यूशन दे ही नहीं सकती। कुछ इस प्रकार से जो दो लाइंस जा रही हैं वो कभी कट नहीं करेंगी। तो इस क्वेश्चन को मैं डिस्कस कर रहा हूँ एलिमिनेशन मेथड में। तो मैंने इसको डिस्कस किया, तो मैंने क्या देखा कि मैं जब इसको सब्ट्रैक्ट किया हूँ तो x इज इक्वल टू 1 मिल रहा है, इस 1 को इसमें सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ तो y इज इक्वल टू -1 मिल रहा है। ये हमारे पास दो मेथड्स क्लियर हो गए। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में हमको ये दो फॉर्मूले रिमेंबर करने होते हैं, और x की जगह पे ये सारी चीज़ें, y की जगह पे ये सारी चीज़ें पुट करके वैल्यू निकालनी होती है। बट सर ये याद कैसे रहे? इसको याद करने का बहुत सिंपल सा ट्रिक है, बहुत ईजी सा। आपको सबसे पहले b1 से शुरू करना है। b1 b2 लिख लीजिए, c1 c2 लिख लीजिए, फिर a1 a2 लिख लीजिए। आपने इतना लिखा, फिर b1 b2 से शुरू किया था तो b1 b2 से ही एंड करिए। और इसके बाद क्या करेंगे सर? b1 b2 c1 c2 के सेंटर में x, इसके सेंटर में y और इसके सेंटर में 1 लिख लीजिए। अभी समझाता हूँ क्यों। अब x अपॉन में b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू y अपॉन में c1 a2 माइनस c2 a1। आता है समझ में? और यहाँ पे मैंने c1 a2 माइनस c2 a1, इट इज दिस, नो प्रॉब्लम। और ये लास्ट में क्या मिलेगा? 1 अपॉन में a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक है। तो ये फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से बना है। तो आप पूछोगे सर ये ऐसे कैसे हुआ? तो किसी भी को ये लास्ट वाले टर्म पे इक्वेट करिए। तो x अपॉन में b1 c2 माइनस b2 c1 को इक्वेट कर दिया मैंने 1 अपॉन में a1 b2 माइनस a2 b1। तो इसके ट्रांसपोज के बाद मुझे x इज इक्वल टू मिल जाएगा b1 c2 माइनस b2 c1 होल अपॉन में a1 b2 माइनस a2 b1, और सिमिलरली हम y की भी वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये हमारा आज का लेक्चर रहा, जिसमें हमने शुरू किया था लीनियर इक्वेशन से, उसके टाइप्स समझे, उसके सारे टर्म्स समझे, उसके ग्राफ को समझा, वो कैसे फोटो बनाता है वो समझा मैंने। उसके बाद मैं उसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से सोल्यूशन, उसके कंपैरिजन से सोल्यूशन, कोफिशिएंट्स के कंपैरिजन से सोल्यूशन, उसके बाद उनके सोल्यूशंस कैसे निकाले जाएंगे, ये सारी चीज़ें एक ही लेक्चर में कवर की। अब इसके बाद हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिस्कस करेंगे जो कि नेक्स्ट लेक्चर में होगा, लेकिन उसके पहले हम एम करते हैं कि इस वीडियो पे मिनिमम 1000 लाइक्स एंड मिनिमम 1000 कमेंट्स मिले, ताकि इस चीज़ों को प्रोसीड किया जाए। एंड मैं एम करता हूं कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करेंगे,
ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करेंगे, सबको अवेयर करेंगे कि क्लास 9th 10th एंड 11th की कंप्लीट पैकेज के लिए आप यहाँ पे आ सकते हैं। दूसरी बात, आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे, इसको अपना चैनल मान के जितना ज़्यादा ग्रो कराएंगे उतना ज़्यादा कंटेंट आपको ईजिली अवेल होते चला जाएगा। इसलिए मैं एम करता हूँ कि इस वीडियो के बाद मैं 250 प्लस सब्सक्राइबर पे पहुँच सकूँ। बहुत लोगों को ये एम बहुत छोटा लग रहा होगा, लेकिन ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि मेरी फैमिली इतनी ग्रो करते चली जा रही है। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है जो 150 सब्सक्राइबर प्लस पे जाने जा रहा है, इसलिए मैं इसके लिए भी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने पहले ही बहुत भरोसा दिखाया। और मैंने फर्स्ट वीडियो पे बस एम रखा है प्लस 100 सब्सक्राइबर्स का। अभी मुझे लगता है 160 के अप्रॉक्स हो चुके हैं। वीडियो जाते जाते आपको कैसे भी करके 1000 लाइक्स एंड 1000 कमेंट्स, जितने लोग वीडियो देखेंगे सब कमेंट करेंगे कि सर उनको कैसा लगा। एंड द नेक्स्ट वर्क इज यू हैव टू शेयर इट and 250 plus subscribers for the next video. Next video will be amazing. इससे भी बेहतर कंटेंट, उसमें कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके ग्राफ, उसके शिफ्टिंग एंड अभी भी स्ट्रेट लाइन में बहुत ढेर सारी कंसेप्ट्स बाकी हैं जो क्लास 11th में और डीपली डिस्कस करना है। तो आप कमेंट में मेंशन करोगे तो मैं शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ, शिफ्टिंग ऑफ कर्व्स, कैसे कैसे ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ में सारी चीज़ें, स्ट्रेट लाइन के सारे इक्वेशंस, उनके सोल्यूशन, उनके जनरल फॉर्म, सारी कुछ डिस्कस करके आपके सामने नेक्स्ट वीडियो में प्रेजेंट होऊंगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें एंड 250 प्लस सब्सक्राइबर्स का टारगेट भी प्लीज अचीव करें। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड प्लीज ऑलवेज विजिट GS Edu Hub फॉर ऑल योर डाउट्स रिलेटेड टू क्लास 8th 9th 10th फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। नेक्स्ट वीडियो हो सकता है क्वाड्रेटिक के साथ ही साथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के भी किसी टॉपिक से आए, तो आपसे मैं सजेशन लूंगा कि आप कमेंट बॉक्स में जरूर सजेस्ट करें कि आपको कौन से चैप्टर में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है। थैंक यू सो मच।